हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, gross domestic product, the sum of all the final goods and services produced in a country over a period of time. The sum of all final goods and services produced in a country over a period of time. Okay, मीन्स कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 1 ईयर में, 1 फाइनेंशियल ईयर में, 1 साल के अंदर कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है ओनली डोमेस्टिक एरिया में कंट्री के, इंडिया, लाइक अगर इंडिया की एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस की गई है 1 ईयर में, उसको हम क्या, उस सबकी टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कल वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, बट नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको फिर से थोड़ा सा बता दिया कि जीडीपी क्या होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी? द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स 1 ईयर में जो भी कंट्री में प्रोडक्शन हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो उसको, उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हम इम्पोर्ट्स, कंट्रीज़ में जो भी इम्पोर्ट्स वगैरह करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या गेट करते हैं, हमें क्या उनको देना पड़ता है, ठीक है, तो उसके अगर हम नेट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, कंट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी, न्यू मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है, बिकॉज वी इंक्रीज द प्रोडक्शन इन कंट्री, ठीक है, क्योंकि हम कंट्री में जो प्रोडक्शन है, गुड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड आवर कंट्री डेवलप। ओके, और हमारी कंट्री क्या है? डेवलप होगी, ठीक है, तो इसीलिए मेनली जो मेन फोकस है वो किस पे देना है? प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट मशीनरी यूज़ करते हैं, बट इंडिया में मेनली क्या है? बेस्ट टाइप की मशीनरीज नहीं होती है कई बार, ठीक है, या फिर जो मशीनरीज है उसमें डेप्रिशिएशन हो जाता है या टूट फूट जाती है थोड़ी सी, ठीक है, तो ऐसे में जो प्रोडक्शन करनी वो उसको टाइम लग जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन में टाइमिंग लगती है, ठीक है, और जो लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है, तो लोगों के डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या है, मार्केट में अगर पर्सन डिमांड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, गुड्स की जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, कई बार क्या है, बाहर से हम इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं, वो बाहर से गुड्स इंपोर्ट्स करती हैं या मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट्स करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ की। ओके, तो जो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मीन्स व्हेन वी, जब भी हम बाहर से कुछ भी मंगवाते हैं, ठीक है, बाहर से अगर हम कुछ भी मंगवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना, ठीक है। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या होता है? व्हेन वी सेंड एनीथिंग मटेरियल आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, मीन्स इम्पोर्ट क्या होता है कि जब हम कंट्री के अंदर कुछ मंगवाते हैं फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, और एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है कि जब हम कंट्री से बाहर फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी सेंड करते हैं, ठीक है, उनको बेचते हैं जब वो मंगवाते हैं, ठीक है, क्लियर है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स क्या होती है? जब हम कुछ मंगवाते हैं इंपोर्ट्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट जब हम उनको कुछ भी बेचते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम क्या है, नेट वैल्यू, ठीक है, नेट वैल्यू कंट्री की फाइंड कर सकते हैं। नेट अर्निंग मतलब नेट 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 का मतलब होता है एक करेक्ट फॉर्म में, ठीक है, नेट अर्निंग, एक मिनट, मीन्स कि हमारे पास करेक्ट, एक सही रूप में कितना जो अर्निंग है, अर्न है, पैसा है, वो हमारे पास आया है। नेट अर्न हम कैसे फाइंड करेंगे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, वो कैसे? इफ एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजेस, देन इंपोर्ट्स अवर नेट अर्निंग इज इंक्रीज्ड, ठीक है, मीन्स एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्री में से किसी भी पर्सन ने इंपोर्ट किया है कुछ भी, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज ने कुछ भी एक्सपोर्ट, हम अपनी कंट्रीज में कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 1
1000 की मशीनरी एक्सपोर्ट की है अनदर फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। और वहाँ से हमने क्या इंपोर्ट किया है, फॉर एग्जांपल हमने न्यूजीलैंड में, अमेरिका में या कनाडा में, फॉर जस्ट हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कनाडा में अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री से, कुछ भी हमने प्रोडक्ट है, कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी एक्सपोर्ट किए, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। 10,000 हमने एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। और बदले में वहाँ से हमने कितना मटेरियल मंगवाया है, 5,000 का, ठीक है। मीन्स कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा है। मीन्स जो हमारी नेट अर्निंग है, मतलब जो नेट हमारे पास रिजल्ट आया, नेट वैल्यू, नेट अर्निंग कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर दो। 10,000 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो जो 5,000 होंगे ये हमारी होगी नेट अर्निंग, ठीक है। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट एक तरफ से हमारी कंट्री को क्या है, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये हमारी नेट अर्निंग होती है, ठीक है। एक करेक्ट जब अर्निंग पैसा हमारे पास आता है, ओके, एक करेक्ट फॉर्म में, नेट फॉर्म में, एक बिल्कुल सही रूप में जो हमारे पास अर्निंग आएगी उसको हम बोलते हैं नेट अर्निंग, ठीक है। और नेट अर्निंग कैसे फाइंड करते हैं हम, कि अगर हमारे एक्सपोर्ट है ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बाहर कंट्रीज़ में, और वहाँ से इंपोर्ट हमने कम पैसों का किया, कोई भी अगर हमारी कंट्री से मशीनरी बाहर की कंट्री में हमने सेंड की है तो 10,000 की हमने सेंड की है, ठीक है, मीन्स कि वो हमें 10,000 देंगे, ठीक है। और बाहर से हमने जो भी इंपोर्ट किया वो हमने 5,000 का किया, मीन्स हमें उनको 5,000 देना पड़ेगा अगर कुछ भी मटेरियल हमने फॉरेन कंट्री से मंगवाया है, ठीक है। तो 10,000 में से जब हम 5,000 को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास 5,000 आएंगे ये क्या होगी, हमारी नेट अर्निंग, ठीक है। मीन्स कि जो नेट अर्निंग है वो क्या है, इंक्रीज हुई है हमारी, ठीक है। और इसी के अगर ऑपोजिट लें तो अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी 5,000 रुपीज़ का, अपनी कंट्री से कोई भी मटेरियल बाहर की कंट्री में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। और बाहर कंट्री से हम कुछ भी मंगवाते हैं, कोई भी मशीनरी वगैरह मंगवाते हैं और वो हमने अगर 10,000 की वहाँ से मंगवाई है, ठीक है, तो हमने कंट्री से 5,000 सेंड किए फॉरेन कंट्री में, ठीक है, मशीनरी के लिए, और इम्पोर्ट हमने ज़्यादा किया है इन कंपैरिजन एक्सपोर्ट, ठीक है। देन जो हमारी नेट अर्निंग होगी वो क्या है, डिक्रीज हुई है, मतलब कम हुई है, वो बैलेंस में नहीं आई, ठीक है। अब देखो नेट अर्निंग हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो हम हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -5,000 रुपीज़, बिकॉज हमें 5,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारी नेट अर्निंग क्या है, वो कम हुई है, ठीक है। जो हमारे पास नेट अर्निंग है वो हमारी क्या है, नेगेटिव वे में आई है, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। और अगर हमारी नेट अर्निंग है, ये नेट अर्निंग हमने फाइंड की है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, अगर हमारी नेट अर्निंग इंक्रीज होती है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी 10,000 माइनस 5,000 में, मीन्स तो हमें 5,000 का क्या है, प्रॉफिट हुआ था, जो हमारी नेट अर्निंग है वो पॉजिटिव वे में थी, ठीक है। बट इसमें हमारे एक्सपोर्ट कम किया हमने, बट बाहर से जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा किया, तो इसलिए जो नेट अर्निंग हमारे पास आएगी वो क्या है, माइनस में आ गई, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और अगर हम देखो थर्ड वे में क्या होता है, पॉजिटिव वे कर लिया, नेगेटिव वे कर लिया, ठीक है। एंड बैलेंस में कैसे कर सकते हैं हम, देखो अगर हमने एक्सपोर्ट भी 10,000 रुपीज़ का किया, मीन्स बाहर कोई भी मशीनरी वगैरह वो 10,000 की हमने वहाँ पे सेल की है, ठीक है, सेंड की है, भेजी है, ठीक है। और हमने इंपोर्ट भी 10,000 का किया है, ठीक है, बाहर से कुछ भी प्रोडक्ट मंगवाया हमने तो उस पर भी हमने 10,000 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। और अगर हमने कंट्रीज में से कुछ भी सेंड किया उनको तो वो भी हमने 10,000 का किया, तो जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दोनों क्या है, इक्वल में है, तो इसीलिए जो हमारी नेट अर्निंग है वो भी क्या है, बैलेंस में आएगी, ना वो नेगेटिव में होगी ना वो पॉजिटिव में होगी, वो क्या है, बैलेंस में होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ, बिकॉज दोनों साइड क्या है, जो हमारी नेट अर्निंग है वो इक्वल है, क्लियर है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आपको क्लियर है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल वैल्यू होती है 1 ईयर में जो भी हमने प्रोडक्शन किया उसकी टोटल वैल्यू। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में से कुछ भी या अपनी कंट्री में से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे पास नेट अर्निंग आएगी, ठीक है, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, मे बी नेगेटिव भी हो सकती है, एंड बैलेंस में भी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट?
इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की मैं आपको, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की ओनली एग्जांपल्स दी थी, जैसे एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में भी मैं आपको उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दूंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, पहले था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक एरिया में, ओनली कंट्री के अंदर अंदर, ठीक है। बट अब नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जीएनपी। नेशनल मीन्स इनसाइड और आउटसाइड दी कंट्री, ठीक है। अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? द सम ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced within or outside the country over a period of time। ओके। अब देखो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर में, एक साल के अंदर कंट्री में, ठीक है। इनसाइड द कंट्री मीन्स कंट्री के अंदर, एंड आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के बाहर, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन सब की टोटल वैल्यू को क्या कहते हैं? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके। बाय, यहाँ पे मैं बाय रेजिडेंट मेंशन कर दूं। बाय रेजिडेंट मीन्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर इंडिया के रेजिडेंट, ओनली इंडिया के रेजिडेंट इंक्लूड होंगे, इसमें कोई फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में भी हम क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हम रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं, ओनली इंडिया के रेजिडेंट की बात कर रहे हैं कि द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ रेजिडेंट इन द आउटसाइड एंड विद इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक साल के अंदर कंट्री में, जो कंट्री के, जो इंडिया के रेजिडेंट हैं उनके द्वारा कंट्री के अंदर, ठीक है, और कंट्री के बाहर जो भी प्रोडक्शन की है, ठीक है, उन सबकी टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगी, वो देखो अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। जीएनपी, GNP means gross national product, GDP plus income from abroad ओके। अब देखो, जीएनपी में क्या इंक्लूड होता है? जीडीपी, ठीक है। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जो भी कंट्री में 1 ईयर में जो भी गुड्स वगैरह तैयार हुई है उन सबकी टोटल वैल्यू, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड। इनकम फ्रॉम अब्रोड मीन्स कि अगर इंडिया का कोई भी रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में कोई भी कंपनी में वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी वो मनी अर्न करेगा 1 ईयर के अंदर, तो उसकी इनकम को भी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या था कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर इंडिया में क्या है, इंडिया में जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी ही प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाएगा। अगर इंडिया का पर्सन फॉरेन कंट्री में कोई भी वर्क कर रहा है तो उसकी जो भी अर्न करेगा वो इनकम, उसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज वहाँ पे डोमेस्टिक एरिया की बात हो रही है। डोमेस्टिक मीन्स कंट्री के अंदर ओनली, ठीक है। बट यहाँ पे नेशनल लेवल पे बात हो रही है, ग्रोस नेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो इसमें हम क्या है, जो कंट्री में इनकम जो भी प्रोडक्शन होती है उससे जो मनी इंक्लूड अर्न होती है, ठीक है। और साथ में अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है वो बाहर फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, जॉब करता है, और उससे जो भी इनकम उसके पास अर्न होती है उसको हम क्या है, इंक्लूड करेंगे, ओनली इंडिया के रेजिडेंट की,
ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट की नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी, ठीक है, कंट्री के अंदर प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से इनकम कितनी आई है कंट्री में, ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट्स के थ्रू। ठीक है, और साथ में क्या है, माइनस इनकम टू अब्रोड। मीन्स कि अगर इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कोई भी पर्सन, फॉरेन कंट्री का कोई भी पर्सन अपनी, उसने कोई भी कंपनी वगैरह अपनी ओपन की हुई है और वो जो भी मनी अर्न करेगा उसको हम जीएनपी में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखो मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी क्या होती है कि 1 ईयर में जो भी कंट्री में प्रोडक्शन हुई है उसकी टोटल वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? और जीएनपी में हम, इसमें हम क्या है, जीएनपी में क्या है, टोटल वैल्यू, एक तो जीडीपी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हुई है उसको इंक्लूड करेंगे, और कंट्री के ही रेजिडेंट के थ्रू अगर वो फॉरेन कंट्री में कोई भी जॉब करता है और उसके थ्रू जो जो भी वो मनी अर्न करेगा उसको हम इंक्लूड करेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, नॉट इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, ग्रोस नेशनल में इंक्लूड होगी। एक तो जीडीपी इंक्लूड होगी, और जो अगर इंडिया का रेजिडेंट अब्रोड में कोई भी वर्क करता है तो उससे जो इनकम आएगी वो भी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी। बट हम माइनस किसको करेंगे, इनकम टू अब्रोड। इनकम टू अब्रोड मीन्स कि अगर इंडिया में कोई भी पर्सन है, उसने अपनी कंपनी ओपन की हुई है, ठीक है, इंडिया में फॉरेन कंट्री के किसी भी पर्सन ने अपनी कंपनी ओपन की हुई है, ठीक है, तो उस, वो जो भी मनी अर्न करेगा उसको हम क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट रफ नेक्स्ट है कि देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच प्ले रोल इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करती हैं लोग, ठीक है, सेक्टर, इन सब की एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज बोलते हैं। तो व्हाट इज इट, डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, तो दोज एक्टिविटी विच प्ले इन दी, those activities which play a role in the gross national product is called economics activities। means जो एक्टिविटी कंट्री की नेशनल प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, ठीक है, कंट्री की नेशनल प्रोडक्शन मीन्स कि कंट्री के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रोडक्शन, गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, या कंट्री के बाहर अगर रेजिडेंट काम कर रहा है तो उससे गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो उस उन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब देखो मेनली जो सभी पीपल्स हैं वो जॉब्स करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे सर्वाइव, उनको जीना है, ठीक है, अर्निंग के लिए, ठीक है, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो क्या है, जॉब्स करते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इलनेस की वजह से, ठीक है, बीमार हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है उनको कोई भी, या फिर बैड वेदर हो गया, मौसम अच्छा नहीं है, जो एग्रीकल्चर एरिया में लोग काम करते हैं, और फेस्टिवल्स, रीजन्स, तो इसकी वजह से वो क्या है, कुछ टाइम के लिए जॉब बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, वो जॉब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन पर्सनस को हम ऐसे नहीं कि उनको वर्कर में इंक्लूड नहीं करेंगे, दीज आर इंक्लूडेड इन वर्क फोर्स। ठीक है, वर्क फोर्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क्स इन एनी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा।
तो कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि पर्सन इलनेस हो जाता है बीमारी की वजह से, या फिर बैड वेदर, इंजरी, उसकी वजह से वो क्या है कुछ टाइम के लिए उसे क्या है जॉब को स्टॉप करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, अपने वो जॉब नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उन पर्सनस को भी हम इंक्लूडेड करेंगे वर्क फोर्स में। ठीक है, दीज पर्सनस आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स। ओके, कुछ देखो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स जिनका खुद का अपना बिजनेस होता है, सेल्फ जॉब करते हैं जो, ठीक है, अपने पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो उन वर्कर्स को भी हम वर्कर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हुज वर्कर्स आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स, ठीक है, जो इलनेस, इंजरी, बैड वेदर, ठीक है, उससे रिलेटेड रीजन या फिर फेस्टिवल की रीज़न की वजह से वो क्या है जॉब नहीं कर पाते हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो उन पर्सनस को भी इंक्लूड करेंगे वर्कर्स में, एंड साथ में क्या है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको भी वर्कर्स में ही इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? देखो, जो पर्सन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स करते हैं। ठीक है, सम पर्सन जॉब्स हैं वो 6 मंथ के लिए करते हैं। देखो 1 ईयर होता है कंप्लीट। ठीक है, 1 ईयर में कुछ पर्सन के पास जॉब्स ऐसी होती है जो 6 मंथ्स के लिए होती है, 6 मंथ्स उनको फ्री रहना पड़ता है बिल्कुल। ठीक है, एंड सम पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कम्प्लीटली 1 ईयर के लिए जॉब्स करना पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, देखो अगर हम एग्जांपल देखें तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है एग्रीकल्चर एरिया में। सीजनल मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, अगर 12 मंथ में से 6 मंथ्स वो एग्रीकल्चर एरिया में क्रॉप्स ग्रो करता है। ठीक है, तो 6 मंथ उसको क्या है फ्री रहना पड़ता है। ठीक है, तो वो पर्सनस को भी हम वर्कर्स में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उनको जॉब्स नहीं मिल पाती क्योंकि वो फ्री रहना पड़ता है, अब उनको एग्रीकल्चर एरिया में वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो कर चुके हैं, 6 मंथ में उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए उनको फ्री रहना पड़ता है। तो इन पर्सनस को भी हम क्या है वर्कर्स में ही इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो वर्कर्स, अगर हम कोई भी डाटा लेके चले, ठीक है, तो वर्कर्स के बारे में कि कितने पर्सन है जो इंडिया में, अगर हम 2011-12 के अकॉर्डिंग देखें तो कितने पर्सन है इंडिया में जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड थे, जिनके पास जॉब्स थी। क्लियर है? ये मैं आपको बताती हूँ। 2011-12 in 2011-12 473 million peoples engaged in economic activities। अब हम देखो एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल लेके चलते हैं, एम्प्लॉयड पर्सन्स इन 2011-12 के अगर डाटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो 473 मिलियन पीपल्स इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम 2011-12 का डाटा लें तो उस टाइम पे 473 मिलियन जो पीपल्स हैं वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में इंगेज थे, मीन्स कि वो जॉब कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे, ओनली 473 मिलियन पीपल्स। ठीक है, तो वो उस टाइम पे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और सबसे मेनली रोल है जो जो रूरल एरिया में जो मेनली पर्सनस हैं वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। क्लियर है? ये आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ।
ओके, नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल दी थी, वहाँ डाटा 2011-12 का। नेक्स्ट है, देखो जो मेनली मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारी एंशियंट टाइम में अगर हम बात करें या टुडे के टाइम की अगर हम बात करें, तो जो मेनली जो हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रिसाइड करती है, कहाँ पे लाइव करती है, वो अर्बन रूरल एरिया में। रूरल एरिया में मीन्स आज के टाइम पे तो मेल होता है, रूरल एरिया में रहती है बट कम रहते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा कंफर्ट के लिए अर्बन एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। विलेज से वो क्या है, अर्बन एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर एंशियंट टाइम की बात करें 2011-12 के टाइम पे भी क्या है कि जो मेनली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, कंट्री की, वो क्या है, रूरल एरिया में रहती थी। रूरल एरिया में मतलब विलेजेस में रहती थी, तो इसीलिए जो वर्क फोर्स है, मेजोर वर्क फोर्स की अगर हम रेशो फाइंड करें तो वो भी क्या है, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। वर्क फोर्स क्या होती है, जो वर्कर्स है, वर्क फोर्स मीन्स ग्रुप ऑफ वर्कर्स। वर्क फोर्स या वर्कर्स की जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, ग्रुप ऑफ वर्कर्स। वर्कफोर्स में इंक्लूड होते हैं ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स विच दैट दे जॉब इन एनी कंपनी, इंडस्ट्री, फर्म एक्सेट्रा। ओके, वर्कफोर्स भी और वर्कर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वर्कफोर्स में भी वही डेफिनेशन थी, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जो दे जॉब इन एनी फर्म, कंपनी एक्सेट्रा। ओके, तो देखो कि वर्क फोर्स मेनली कंट्री की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया पे डिपेंड थी 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है। तो इसीलिए जो रेशियो है वर्क फोर्स, सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है उसकी अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो हम फाइंड करते हैं ना, मैन एंड वीमेन की अगर रेशियो फाइंड करें, ठीक है, तो ये जो रेशियो है, तो जो वर्क फोर्स की जो मेनली रेशियो है वो क्या है, रूरल एरिया में ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज मेनली मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन रूरल एरिया। जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया पे डिपेंड थी रादर देन अर्बन एरिया। तो इसीलिए जो वर्क फोर्स है, जहाँ पे मेनली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वर्क फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो वर्क फोर्स की रेशियो है वो विलेज वाले एरिया में सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। अब हम देखो एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं जो हमने डाटा लिया था 2011-12 का, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो अर्बन एरिया, जो हमारी वर्क फोर्स है, ठीक है, रूरल एरिया में जो भी वर्कर्स काम करते थे, ठीक है, तो वो कितनी थी, 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट रूरल एरिया वर्क फोर्स, ठीक है। 2011-12 में जो वर्क फोर्स है वो कितनी थी, 473 मिलियन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 2011-12 में 473 मिलियंस पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड थी, उनके पास जॉब्स थी, तो उसमें से 3/4 पार्ट है जो रूरल एरिया वर्क फोर्स थी, रूरल एरिया की पॉपुलेशन थी, वर्क फोर्स थी, ठीक है। 473 मिलियन में से इसका 3/4 पार्ट है वो क्या है, रूरल एरिया वर्क फोर्स थी, रूरल वर्क फोर्स थी, विलेजेस की वर्क फोर्स इंक्लूड थी। मेनली पहले क्या होता था एंशियंट टाइम में कि जो पीपल मैन है, वीमेन से ज़्यादा उनके पास जॉब्स होती थी, बिकॉज उस टाइम पे जो वीमेंस हैं उनको जॉब्स करने की परमिशन नहीं होती थी, वो ओनली घर का वर्क करती थी, ठीक है। तो 2011-12 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 70% जो मैन है, ठीक है, वो क्या है, एम्प्लॉयड थे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ दी वीमेंस थी 30% क्या है, वीमेंस थी। उस टाइम पे जो 70% मैन है वो एम्प्लॉयड थे, उनके पास जॉब्स थी, और जो वीमेंस है वो ओनली 30% थी, 30% वीमेंस थी जिनको जॉब्स थी, जिनके पास जॉब थी, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मेंस को दी जाती थी, मेंस के पास जॉब होती थी, वीमेंस को बिल्कुल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बिकॉज उनको क्या है, वो एजुकेटेड भी नहीं होती थी, और उनको क्या है, ओनली घर के वर्क के लिए ही रखा जाता था, ठीक है,
वीमेंस ओनली घर का वर्क कर सकती थी, बाहर का अगर वो कोई भी जॉब करना चाहती हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, तो उनको वो क्या है परमिशन नहीं दी जाती। तो इसीलिए जो 2011-12 में जो 70% मैन है वो क्या है, वो एम्प्लॉयड थे, और रेस्ट ऑफ द वीमेंस, बाकी मीन्स कि जो 30% वीमेन है वो एम्प्लॉयड थी, ठीक है। और उसमें से भी जो 1/3 पार्ट ऑफ वीमेन सेवेंटी परसेंट मैंस थे एंड रेस्ट मीन्स 30% वीमेंस थी। और उसमें से भी क्या है 1/3 पार्ट ऑफ वीमेन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में कितनी, ओनली जो 473 मिलियंस जो पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी उसमें से 1/3 पार्ट है जो वीमेंस थी रूरल एरिया की। रूरल एरिया की सिर्फ 1/3 पार्ट वीमेंस क्या है एम्प्लॉयड थी 2011-12 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड 1/5 पार्ट ऑफ वीमेन इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में भी ओनली 1/5 पार्ट वीमेंस थी जो क्या है एम्प्लॉयड थी, जो कि जॉब्स कर रही थी। बाकी जो वीमेंस है वो क्या है ओनली घर का काम करती थी, उनको बाहर जॉब्स करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। वो ओनली क्या करती थी, कुकिंग कर ली, ठीक है, या फिर घर को क्लीनिंग वगैरह कर लिया, ठीक है, तो वो काम करती थी। फैच वाटर पानी लेके आना, दूर दूर जाके बहुत दूर जाना पड़ता था पहले लेडीज़ को पानी के लिए भी, ठीक है। तो बस वो ये खाना बनाना, कुकिंग करना, फैच वाटर, फ्यू वुड, ठीक है, या फिर लकड़े वगैरह जलाना, यही काम करती थी, और उसके बदले में उनको कोई पेमेंट भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। अगर हम देखो मैन की अगर बात करें तो उनको क्या है, अगर इफ़ दे जॉब कोई भी जॉब करते हैं मैन, तो उन्हें क्या है उसके बदले में उनको क्या है पेमेंट दी जाती है, ठीक है, पे उनको किया जाता है मनी, ठीक है। बट वीमेंस घर में जो भी काम करती थी, कुकिंग का, फ्यू वुड का, पैच वाटर लेके आना, ठीक है, तो क्लीनिंग का, साफ सफाई का जो भी काम करती थी उनके बदले में उनको क्या है कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती थी, ठीक है, बिकॉज उस वर्क को क्या है जॉब में एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया था। क्लियर है। बट कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे थे जिन्होंने इस बात पे आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, आर्ग्यू की, ठीक है, कि जो वीमेंस वर्क करती हैं उस वर्क के लिए भी उनको क्या है जो भी वीमेंस वर्क करती है तो उसके लिए भी उन वीमेंस को जो भी घर में काम करती है क्लीनिंग का, हाउसिंग का, तो उनको भी वर्कर्स ही कहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स ओनली उन पर्सन्स को बोला जाता था ना जो किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में काम करते थे, ठीक है। बट सम इकोनॉमिस्ट आर दैट दे वॉन्ट वीमेंस कॉल्ड वर्कर्स। थैंक्स सर।